मंडी जिला के लडभडोल तहसील क्षेत्र में रंगड़ों और जंगली मधुमक्खियों के हमले कम होने की बजाय आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों के भीतर करीब 2 दर्जन लोगों पर हमला कर रंगड़ों और मधुमक्खी द्वारा घायल किया जा चुका है। ताजा घटनाक्रम में सोमवार को क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंजालग के गाँव थूरस में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर रंगड़ों द्वारा हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव थूरस निवासी आशा देवी 65 वर्षीय हर रोज की तरह सोमवार को अपने पशुओं को चारा लाने के लिए पास के लगते जंगल में घास काट रही थी, तो उसी दौरान उन पर अचानक रंगड़ों के झुंड ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। रंगड़ों द्वारा घायल की गई अधेड़ महिला आशा देवी को परिजनों द्वारा उपचार के लिए लडभडोल के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें भर्ती कर उपचार किया गया। अस्पताल के डॉक्टर आदित्य अवस्थी ने बताया कि रंगड़ों ने अधेड़ महिला के सिर, बाजुओं, पीठ सहित शरीर के कई हिस्सों से काट कर घायल किया है। महिला फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को लडभडोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत ऊटपुर के गांव ओच में जंगली मधुमक्खियों ने 20 लोगों पर अचानक हमला कर दिया। यह सभी लोग ओच गांव के साथ लगते कोठलू में मुंडन संस्कार के लिए शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान जंगली मधुमक्खियों के एक झुंड ने इन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इन सभी लोगों ने मधुमक्खियों से भागकर अपनी जान बचाई थी। वहीं इससे पूर्व भी जोगिंदर नगर क्षेत्र में मनरेगा के कार्य में लगे हुए 8 ग्रामीणों को भी रंगड़ों ने अपना शिकार बनाया था। इनमें से एक युवक को रंगड़ों ने 100 से ज्यादा डंक लगाए थे, जिसके बाद जोगिंदर नगर से मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया था। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम मंडी के क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शहर में छोड़े गए अधिकतर पशु पालतू हैं। नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा नगर निगम के क्षेत्र में पालतू पशुओं को छोड़ा जा रहा है, जिससे शहर में बेसहारा पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में छोड़े गए पालतू पशुओं के टैग काट दिए हैं ताकि उनके मालिक की पहचान न हो। वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि नगर निगम मंडी समय समय पर मंडी शहर में बेसहारा पशुओं को गौ सदन भेजती है और हाल ही में शहर से 9 बेसहारा पशुओं को नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मैगल गौ सदन भेजा गया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पालतू पशुओं को लोग खुले में न छोड़ें। नगर निगम क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें जो है हमारे आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, उन्हीं के द्वारा लोगों के द्वारा ये पशु जो है दोहन करने के बाद छोड़े जा रहे हैं, जो कि नगर निगम क्षेत्र में आतंक फैलाए रखते हैं और कई बार तो ये जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। तो नगर निगम मंडी द्वारा अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको जो है गौ सदन में छोड़ा जाए, लेकिन गौ सदन में भी इतनी अब जगह नहीं बची हुई है। तो मेरा आस पास के ग्रामीणों से निवेदन है कि अपने जो पशु हैं उनको अपने पास ही रखें और उनकी सेवा करें। अब कुछ मामले आपने देखे होंगे, लोगों द्वारा जो उनके टैग जो उनकी पंचायतों द्वारा लगाए जाते हैं उनको भी काट कर वो पशुओं के साथ निर्दयता करते हैं और उन पशुओं को छोड़ देते हैं। तो मेरा पुनः एक बार निवेदन रहेगा आसपास के ग्रामीणों से कि अपने पशुओं को जो है अपने घरों में ही उनकी सेवा करें। आपको बता दें कि मंडी शहर के ITI चौक में एक पालतू गाय को बेसहारा छोड़ा गया और उसके कान में लगे टैग को भी काट दिया गया है। रात के समय शहर में इन पालतू पशुओं को कौन छोड़ रहा है, यह चिंता का विषय है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मई महीने के अंतिम सप्ताह में 10वीं व 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके लिए बाकायदा बोर्ड की तैयारियां जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड पहले 12वीं और फिर 10वीं कक्षा का परिणाम की घोषणा करेगा। हालांकि दोनों कक्षाओं के रिजल्ट में मात्र 3 से 4 दिन का अंतराल रहेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 25 मई तक 12वीं कक्षा का परिणाम व 27 से 28 तक 10वीं कक्षा का परिणाम निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और परीक्षा परिणाम में टॉपर्स को मुख्यमंत्री द्वारा मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, इसमें जो बोर्ड की प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं और प्रोग्रेस ठीक है। तो इस महीने के आखिरी तक +2 और मैट्रिक दोनों का रिज़ल्ट हम डिक्लेयर कर लेंगे। नहीं, लेट तो नहीं है, ये मतलब यही टाइमलाइन रहती है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की हर साल, और इस साल भी समय पे ही डिक्लेयर होंगे। देखिए, इस बार हमारे सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश वो यहाँ पे बोर्ड में आए थे और एक मीटिंग में उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते हैं स्टेट में, उन्हें बोर्ड द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। तो जैसे उनके दिशा निर्देश हैं, हम इस बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन छात्रों के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके अलावा जो है उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। हमारी मंशा ये है कि एक स्टेट लेवल का हम फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे बोर्ड के अंदर, और उसमें आग्रह हम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आएँ और अपने हाथों से उन छात्रों को सम्मानित करें। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि पहले तो बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद कई छात्र जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और रीवैल्यूएशन का हमारा प्रोसेस चलता है 1-1.5 महीने का, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती जो बनती है वो लगभग जून के महीने में हमारी बनकर तैयार होगी, तो तब हम वो फंक्शन करवाएंगे। वहीं बोर्ड ने टॉपर्स को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने के संदर्भ में टीम बना ली है। मेडल कैसा होगा और उसके साइज, भार, मेरिट सर्टिफिकेट के प्रारूप पर टीम ने कार्य करना शुरू कर दिया है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। आज सोलन जिला के कसौली स्थित CRI अनुसंधान केंद्र के 119वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण भंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण भंवर ने कहा कि अनुसंधान के क्षेत्र में यह संस्थान बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र ने और बेहतर कार्य करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। आज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, जो कि हमारे देश के लिए गौरवशाली इतिहास रच के वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा सराहना काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 1905 में खड़ी हुई ये संस्था आज 119वां संस्थापक दिवस मनाते हुए अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश की सेवा में लगातार अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में इस संस्थान ने अनेक संकट काल में, जैसे कोविड काल में, अनेक अच्छे रिजल्ट दिए, जो कि सैम्पलिंग का हो, टेस्टिंग का हो, तो उस समय ये संस्थान ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा हमारी संस्थान, जो हमारी CRI है, वो DPT वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी एंटीसेरा प्रोडक्शन, चाहे वो एंटी स्नेक वेनम हो या एंटी रेबीज़ वैक्सीन हो, डिप्थेरिया हो
उसके अलावा सप्लाई ऑफ येलो फीवर के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया था। उसके अलावा डायग्नोस्टिक रिएजेंट के सप्लाई में भी ये संस्थान ने अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि जब कोई बीमारी आती है, नई बीमारी आती है, तो एक चैलेंज हर एक कंट्री को रहता है और इसी दृष्टि से यहाँ की हमारी कसौली की CRI ने भी अपना योगदान दिया है और मैं उन सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि 118 साल पूरे करते हुए उन सभी के इसमें प्रयास जुड़े हैं, अथक मेहनत जुड़ी है और उनके उसी प्रयासों को लेके आज हम हमारा 119वां संस्थापक दिवस मना रहे हैं। आज आधुनिकता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं। रिसर्च और इनोवेशन में आगे आने की ज़रूरत है। उसके साथ ही जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। फॉर एग्जांपल ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमने एक अच्छा पहला प्रयोग किया ऋषिकेश एम्स ने, कि उन्होंने दवाई पहुंचाई एक हिली एरिया में, TB की मेडिसिन पहुंचाई। मुझे लगता है आज कसौली में भी वो सभी प्रयासों से आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ पे भी ड्रोन का उपयोग हो सकता है क्या, इसको हम देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं और ये आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे तो और ही बेहतर सुविधा मिलेगी। आज सरकार का प्रयास है कि प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो या टर्शरी लेवल हो, ये सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ये स्वास्थ्य सेवाएं और आगे अच्छे बेहतर सुविधाएं पहुँचाए। राज्य सरकार ने भी कुछ इनोवेशन लैब्स में आगे आके काम करना ज़रूरी है। केंद्र सरकार के माध्यम से हिमाचल में एक एम्स की सुविधा हो या अन्य 3 नए मेडिकल कॉलेज हो या डिवाइस मेडिकल पार्क हो, बल्क फार्मा हो, ये माध्यम से अनेक क्षेत्रों में यहाँ पे उपलब्धियाँ देने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों की सेवा में दूर दराज के गांव तक हेल्थ सुविधा बढ़ने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। थैंक यू। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शिमला के साथ लगती पंचायतों के स्कूली बच्चों के लिए स्कूल टाइम में बस की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल MD HRTC संदीप कुमार से मिला। अभिभावकों ने HRTC प्रबंधक से स्कूल के बच्चों के लिए जोगी से वाकना घाट तक बस सुविधा प्रदान करने की मांग की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक से मिलने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि वाकना घाट से जोगी स्कूल में 60 से 70 के करीब स्कूली बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उस समय उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए HRTC की कोई भी बस की सुविधा नहीं मिलती है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों ने HRTC प्रबंध निदेशक से शोगी से वाकना घाट तक बस सेवा प्रदान करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि प्रबंध निदेशक ने उन्हें समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम नीलम है, मैं वाकना घाट के रहने वाली हूँ। हम जो है आज यहाँ पे बस की समस्या को लेके आए हैं क्योंकि हमारे लोग बच्चे जो है वो शोगी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब बच्चों को शाम को 4 बजे छुट्टी होती है तो प्राइवेट बस वाले ना तो बच्चों को बस रोकते हैं, अगर रोकते भी है तो बच्चों के साथ जो है गलत हरकत करते हैं या मतलब बच्चों को बोलते हैं कि उतर जाओ बस से। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकारी बस का टाइम ऐसा हो जो 4 बजे हमारे बच्चों को जो है वाकना घाट तक पहुंचा दे। तो सर बच्चे 60 और 70 के बीच है। रहे हैं कि हम इसके बारे में आगे जरूर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी आपने क्या प्रिंसिपल को? हाँ जी सर, हमने प्रिंसिपल को भी दे रखा है सर मेमोरेंडम, और उनसे जो है लिखित रूप से हम यहाँ लेके आए आज। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा वर्मा है, मैं भी वाकना घाट से बिलोंग करती हूँ। हमारी यही समस्या है कि हमारे बच्चों के लिए बस लगाई जाए। हाँ जी, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। शाम को वो 5-6 बजे पहुँचते हैं घर में सर। ये बच्चे कौन सी क्लास से है वहाँ पे और 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। हाँ जी, उनके लिए सभी के लिए समस्या आई है सर। तो हाँ जी सर। आज के जो अंदर मिला है क्या आपको बोला है? और सर उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर करेंगे आगे कार्रवाई जो भी होगा। कितने समय से ये समस्या चली आ रही है? सर इसके लिए तो बहुत समय हो गया है सर। सर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के गिरने का भी डर बना रहता है। हाँ जी, अब एक तो बच्चे अगर हमारे कुछ एक बच्चे गिर भी चुके हैं लेकिन टाइम से वो घर नहीं पहुंच रहे। अब बच्चा 6 बजे घर पहुंच रहा है तो बच्चा पढ़ेगा कब या आगे स्टडी कब करेगा?
तो फिर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और बच्चे कल भी हमने एक वीडियो वायरल किया है, क्योंकि उसमें ये है कि बच्चे अलग अलग दुकानों में गए हैं। +2 का भी बच्चा है, वो ज़्यादातर नशे का डर बना रहता है, क्योंकि बच्चे जो है युवा वर्ग आजकल नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। तो अगर हमारे को अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारना है तो सबसे पहले हमारे को बच्चे हमारे सबसे पहले घर आने चाहिए टाइम से, तभी हम ये नशा भी बंद करवा सकते हैं और रोक भी लगा सकते हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो सेल्यूलोज को उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इस शोध का विवरण जर्नल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है, जिसको डॉक्टर श्याम कुमार मसाकापल्ली, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, डॉक्टर स्वाति शर्मा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और उसके शोधार्थियों के सहयोग से तैयार किया गया है। Hello, this is Dr. Shyam Kumar Maskapalli, currently Associate Professor at IIT Mandi in the School of Biosciences and Bioengineering. I'm going to share one of the research works, which is an Indo-German project funded by the Department of Biotechnology. And this project is mainly dealing with the conversion of cellulose to platform chemicals by bioprocessing and subsequent integration with the pyrolytic technique. As humans, we have been creating a lot of waste, especially cellulosic waste, paper, as well as agro residues result into lignocellulosic waste. This project is of very much importance, especially to generate value out of the waste. Now, the project is actually divided into 3 main phases, wherein in the phase 1, using the metabolic capabilities of hundreds of microbes, we designed consortia partners, mainly that led us to identify bacterial as well as fungal bacterial consortia partners, which can be tapped for further applications. As you can see in the phase 2, as an example, we have like host 1, which is microbe 1, which could be a thermophilic organism, which with the ability to produce cellulase, whereas the host 2 fermentative, the organism would be having fermentative capabilities, and this both work in synchronously in order to break down the cellulose and then utilize the released carbon to make valuables. The valuables can be enzymes like cellulases as well as platform chemicals like ethanol and lactate in this case. And then we moved on to the phase 3. In phase 2 has been carried in the bioreactors, and then we moved to the phase 3 wherein the residual unutilized cellulose as well as the microbes which are still lying in there can further be integrated with pyrolytic technique, leading us to the production of valuable carbon, which can be used for various applications. Now, the work actually resulted into a PhD, a patent, because the process works efficiently. We patented the process as well as a peer-reviewed manuscript, and it has several other outcomes in the form of, apart from patents and publications, we trained the human resources as well as several joint activities between India and Germany. Now, how the whole process works in a bioreactor will be shared by one of my PhD scholars in the SBB lab. Hello everyone, I am Jyotika Thakur, a PhD scholar at IIT Mandi. So this is the stir tank bioreactor facility, which is currently running with the synthetic microbial consortia for cellulose to valuable conversions, basically having the thermophilic consortia. For example, we have set the bioreactors for 55 degrees Celsius. So here we have been converting the cellulose into valuables like cellulases, which are the enzymes for cellulose conversion, then the lactate and ethanol. Further, after bioprocessing of this cellulose, the residual cellulose as well as the microbial biomass goes for the pyrolysis, which has been integrated in this particular study. So right now we have been working on 250 ml bioreactors, and 1 liter volumes were also tested for this particular process, and further scale-ups are also ongoing. Thank you. के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के प्रबंधक निदेशक के साथ वार्ता बेनतीजा रही है। बैठक में प्रबंधन 1 महीने का ओवर टाइम देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन प्रबंधन इससे खुश नहीं है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के चलते एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन आज प्रबंधन के साथ बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई तक अल्टीमेट दिया है। अगर 15 मई से पहले उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। एडवांस में ओवर टाइम मिलने के बाद ही सेवा शुरू की जाएगी। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवर टाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर हमने जाना था, वो नोटिस दिया हुआ था। हमारे को प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवर टाइम नाइट की 1 महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज़ ना मिले, तो हम 15/5/2023 से अपना एजिटेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। कि हमारा जो 7/5 को था वही हमने रखा है कि रात्रि सेवा के लिए जहाँ भी हम जाएंगे वो एडवांस लेकर जाएंगे, वही एजिटेशन हमने एजिटेशन रखा है। ड्यूज़ हमारे तरह के ड्यूज़ सरकार के पास पड़े हैं, जैसे अदर डिपार्टमेंट को 50,000 रुपया एरियर के रूप में मिल गया, हमें नहीं मिला है। 3% ये अदर डिपार्टमेंट को मिल गया, वो हमें नहीं मिला है। 2016 के पे कमीशन के एरियर, 4/9/14 के एरियर हमारे दुनिया भर के जो एरियर सरकार के पास है या प्रबंधन के पास है। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा तनख्वाह का है, सैलरी का है। सैलरी हमें इन टाइम मिलनी चाहिए, हमें स्थायी हल चाहिए। हम माननीय मंत्री महोदय जी से अगर मीटिंग का जैसे ही 15 तारीख से पहले टाइम मिला तो हम उनसे भी इस बात का स्थायी हल ढूंढेंगे और जो हमारा नाइट ओवर टाइम का जो है वो उसका स्थायी हल मिले। महीने की रेगुलर किया जाए, जो ये चला हुआ है उसके रेगुलर नाइट दी जाए और पिछले जो है हमें जो जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो हमें दी जाए। इसके लिए हम बात करेंगे। अगर 15 तारीख से पहले हमें मीटिंग का टाइम मिला तो हम मंत्री साहब से बात करेंगे, नहीं तो 15 से हम अपना एजिटेशन जो चालू रखेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में रिक्त चल रहे चालक पद के लिए एक पद को लेकर आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन चलने वाले इस भर्ती प्रक्रिया में 26 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के प्राचीन मंदिर कुणाल पथरी परिसर में एचआरटीसी के डिप्टी डिविजनल मैनेजर पंकज चड्डा की निगरानी में चालक पद की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से एससी वर्ग कैटेगरी में दैनिक वेतन भोगी चालक के एक पद के लिए साल 2022 के जुलाई महीने में आवेदन मांगे थे, जिसके लिए जिले भर से करीब सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था। बावजूद इसके बोर्ड की ओर से महज 112 आवेदकों को ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सक्षम घोषित किया गया और उनकी सूची परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी पथ परिवहन निगम के हवाले की। देखिए, अभी ये तो एजुकेशन बोर्ड ने इनके आवेदन पत्र मांगे थे और उसके तहत ही हम आज जो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट है उसको कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो टोटल
112 कैंडिडेट्स जो थे जिनकी लिस्ट हमारे पास आई है, और अभी तक 30 लोग जो हैं अभी तक हमारे पास आ बैठे हैं, और 26 लोगों का हम जो है ड्राइविंग टेस्ट अभी तक हम पूर्ण कर बैठे हैं। देखिए, ये आज और कल, अगले कल मतलब 9 तारीख और 10 मई तक ये 2 दिन जो है ये प्रक्रिया चलेगी, और जो हमारे ड्राइविंग टेस्ट है जो एजुकेशन बोर्ड में एक पद ड्राइवर के लिए हो रहा है, उसकी प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी की जाएगी। ए चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल किसान कांग्रेस ने सेब के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। शिमला में मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने कहा कि अभी तक इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में मंडियों के उतार चढ़ाव में इसके रेट पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनाज के लिए दाम तय किया गया है, उसी तरह सेब और आम के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने सेब को वजन के हिसाब से बेचने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाना चाहिए। रविंदर सिंह ने फसलों के लिए मौजूदा बीमा योजना के मुआवजे की प्रक्रिया को भी गलत बताया और कहा कि इसके लिए प्रधान और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। रविंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ किसान कांग्रेस की एक बैठक होगी, जिसमें बागवानों और किसानों की ये सभी मांगे रखी जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। आज की पत्रकार वार्ता का विषय हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की जो डिमांड चार्टर है या मांग पत्र है जो हमने बनाया है, उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई थी आपके समक्ष ये बातें रखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मांगें हैं जो हिमाचल प्रदेश के आम किसान बागवान की हैं, और इन मांगों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और समय लेंगे और उनके समक्ष इन मांगों को रखेंगे। यही पत्रकार वार्ता का विषय आज था। देखिए, मुख्य मांगों में सबसे पहले तो जिस प्रकार से आज मौसम बदला है किसानों बागवानों के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं ओलावृष्टि है, कहीं भूस्खलन है, कहीं बारिश इतना है कि फसलों का नुकसान हो रहा है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो मुआवजे का भुगतान किसानों के लिए करें, और इस बेस पे करें कि वो रियलिस्टिक हो, इस बेस पे करें कि उनको अपने नुकसान का पूरी तरह से भरपाई मिले। हमारे पास 16 मांगे हैं जो प्रतिलिपि आपको अभी मिल जाएगी, परंतु मुख्यतः मांगे ये हैं कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फलों के लिए, सेब और आम के लिए निर्धारित किया जाए, केसीसी की लिमिट्स बढ़ाई जाएं, प्रोत्साहन दिया जाए किसानी और बागवानी को, मुआवजा दिया जाए उन किसानों को जिनके फसलों का नुकसान हुआ है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है जो हम आपके समक्ष रखेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आज शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। सरकार एनसीटीई की 2018 की गाइडलाइन का हवाला देकर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही है, जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हिमाचल सरकार ने पुराने
R&P रूल के आधार पर ही NCT की अधिसूचना जारी कर बैच वाइज DBT भर्ती में B.Ed डिग्री धारकों को भर्ती के लिए शामिल किया है, जबकि इसके लिए नए R&P रूल बनाए जाने थे। DBT प्रशिक्षुओं ने बताया कि कई बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले को लेकर मिले, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले। सरकार ने अगर DBT भर्ती में B.Ed को मान्यता देनी है तो DBT ट्रेनिंग को बंद क्यों नहीं करती। हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो JBT बैचलर्स की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से B.Ed वालों को शामिल किया जा रहा है, तो NCT 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो B.Ed को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि NCT में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि B.Ed कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या है कि JBT टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास JBT टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि जब JBT टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आपकी किस भी पे B.Ed को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है, अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे B.Ed को एंटर कर रहे हो। पूरे प्रदेश भर में 40,000 पहले प्लस JBT साथी जो हमारे साथ हैं, उसके बावजूद अगर B.Ed को हमारी पोस्टों पे रखते हैं तो ये तो JBT का बहुत शोषण हो रहा है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। लास्ट टाइम जो प्रदर्शन हुआ था वो भी इसके रिगार्डिंग ही हुआ था और उसमें हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो इस रिजल्ट पे स्टे रखेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हमने उनसे यही डिमांड रखी थी कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आने दी जाए, उसके बाद आप जो है भर्ती करवा लीजिए, परंतु वो अब शिक्षा मंत्री जी अपनी तरफ चले हुए वो बोल रहे हैं कि हम भर्ती जो है 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार कर रहे हैं, बट जो 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो भर्तियां कर रहे हैं उसमें भी टैट कंपलसरी है, तो उससे रिगार्डिंग हम क्लैरिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट से वो तो रिजेक्ट, उसमें तो स्टे लगा हुआ और एक चाहते हैं कि ये चीजें ना करें। रूल तो उसमें तो B.Ed को शामिल है ही नहीं, जो भी पुराने हमारे R&P रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग तो भर्ती करें तो B.Ed पैसे ही बाहर हो जाएगी। B.Ed को कैसे इन कर सकते हैं? इनकी एक संस्था एजुकेशन बोर्ड बोल रहा है कि हमने B.Ed का टैट नहीं लेना है, हमने स्टे लिया, ये स्टे उसके ऊपर लास्ट ईयर से स्टे लगा हुआ है। B.Ed को HP बोर्ड ने रेकमेंड नहीं किया, टैट लिया ही नहीं है, तो आप भी टैट ले सकते हैं, हम भी, तो कोई भी उठेगा टैट को JBT के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो तो एक 420 का केस बनता कि B.Ed वाले गए और उन्होंने टैट दे दिया, पर एज पर रूल्स B.Ed ने HP बोर्ड ने उनको अलाउ नहीं किया टैट के लिए, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बोर्ड है हम B.Ed वालों को लगा लेंगे। कैसे लगा देंगे जब उनका टैट ही नहीं हुआ है? CM साहब कुछ और बोल रहे हैं, एजुकेशन साहब कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब इस ऑर्डर को जो 2018 की नोटिफिकेशन है उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको क्या जल्दबाजी लगी हुई है कि इनके अपने बंदे हैं जिनको एडजस्ट करना चाहते हैं B.Ed में, तो क्या मर जाएंगे सर? हम तो दिल से बोल रहा हूँ, आज मैं रात को नींद नहीं आती है, डेली की इनकी अलग अलग स्टेटमेंट है। मैटर समझे तो सही एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बात ही नहीं करते हैं, वो फैक्ट के साथ हैं, डॉक्यूमेंटेड है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी बोल दिया, डॉक्यूमेंटेड बात करें हमारे साथ। उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया आपने? प्रयास किया सर, आश्वासन नहीं देते हैं। CM साहब से हम मिले, उस दिन हम सेक्रेटरी गए थे, विधानसभा सेशन चला था, मिले, स्पेशल CM सर मिलने भी आए हमारे से चौड़ा मैदान में, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया, हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब का फिर वही आ जाती है स्टेटमेंट, विपक्ष में थे तो विक्रमादित्य जी जी के स्पेशल मिले भी थे, तो उन्होंने बोला था JBT के पोस्ट डालते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे। अब इस मैटर में कोई बात ही नहीं कर रहा, ये सत्ता परिवर्तन ये करने आए थे, इनको गलतफहमी है, सत्ता परिवर्तन वैसे भी हो जाता है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।